बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप सबको मैं यूट्यूब चैनल एवरीडे साइकोलॉजी में वेलकम करता हूं। हमने जो सीरीज स्टार्ट की थीसिस फ्रॉम ए टू जी, उसमें आज पार्ट 11 है जिसमें हम स्टडी करेंगे हाउ टू डिस्क्राइब सैंपल इन थीसिस। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोज़ मिलती रहें। सैंपल एक इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारी रिसर्च का, जो कि हमारे मेथड में लेवल 2 की सेकंड हेडिंग है। हम इस वीडियो में स्टडी करेंगे कि सैंपल जब आप रिपोर्ट करते हैं उसमें क्या इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जो आप अपने थीसिस में रिपोर्ट करेंगे, तो आपके सैंपल की डिस्क्रिप्शन कम्प्रीहेंसिव होगी। एपीए एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर। हमें कुछ जो एपीए से रिलेटेड हैं, सैंपल एक सब हेडिंग है मेथड की, और जो मेथड की ये आप देख सकते हैं, ये मेथड मेन हेडिंग है, यानी फर्स्ट लेवल की हेडिंग है, और सैंपल इसके अंडर हेडिंग है जो कि लेवल 2 की हेडिंग है। और जो सैंपल है ये बेसिकली फ्लैश लेफ्ट, ये आप देख सकते हैं पार्टिसिपेंट्स फ्लैश लेफ्ट, बोल्ड, टाइटल केस कैपिटलाइजेशन, न्यू पैराग्राफ बिगिंस फ्रॉम द नेक्स्ट लाइन, टाइम्स न्यू रोमन में है और इसका 12 फॉन्ट साइज है। जब आप सैंपल को डिस्क्राइब करते हैं, add table beneath the description of sample and start results from table 2। ये यहाँ पे आपने जब ये सैंपल किट को डिस्क्राइब करना है तो आपने इसकी जो सैंपल में फ्रीक्वेंसी एंड परसेंटेज का टेबल 1 जो है वो यहाँ पे मेंशन करना है। और जब आप अपने थीसिस में रिजल्ट का चैप्टर लिखेंगे तो वो आप रिजल्ट का जो चैप्टर है वो आप टेबल 2 से स्टार्ट करेंगे। इसमें जो एक और मेथड है जो डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स या आपके सैंपल की सब डिवीजन्स को डिस्क्राइब करने का, वो सैम्पलिंग फ्लो चार्ट है। लार्जर सैंपल्स कैन आल्सो बी प्रेजेंटेड थ्रू सैंपल फ्लो चार्ट विच कैन बी आइदर इंक्लूडेड बीनीथ टेबल और कैन बी गिवन इन अपेंडिक्स। ये आप देख सकते हैं, ये सैंपल फ्लो चार्ट है। अगर आपकी कोई एक्सपेरिमेंटल स्टडी है जिसकी जो ये आपका जो सैंपल है वो बहुत बड़ा है, उसका बहुत लार्जर सैंपल है और उसकी सब डिवीजन्स बहुत मीनिंगफुल हैं, तो आप ये सैम्पलिंग फ्लो चार्ट भी यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे ये स्टूडेंट्स n इज इक्वल टू 1200, 600 यूनिवर्सिटी, 600 कॉलेज, 300 एमएससी, 300 बीएस। तो अगर इस तरह का आपका सैम्पलिंग फ्लो चार्ट भी आप मेंशन कर सकते हैं जो कि एपीए में फिगर है। और इसी सैम्पलिंग फ्लो चार्ट को अगर आप अपने सैंपल, ये ऑप्शनल है, ये टेबल मैंडेटरी है, सैंपल पार्टिसिपेंट के ये सैंपल के नीचे ये मैंडेटरी है टेबल, लेकिन ये सैम्पलिंग फ्लो चार्ट ऑप्शनल है। आप इसको अपेंडिक्सेस में भी मेंशन कर सकते हैं। और हमारी इस पे वीडियो जो है थीसिस फ्रॉम ए टू जी में एक वीडियो है सेपरेट अपेंडिक्सेस पे, उसमें आप देख सकते हैं कि वहाँ पे इसको किस तरह से प्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पे आप जो हेडिंग है पार्टिसिपेंट की, इसकी जगह पे सैंपल की हेडिंग भी यूज कर सकते हैं, दोनों सही हैं। और उसके बाद आप ये देख सकते हैं All APA 7 rules of table and figure are applied। जब भी आप ये टेबल बनाएंगे और ये फिगर बनाएंगे तो डू रिमेम्बर कि आपने इस पे जितने भी APA के प्रिंसिपल्स हैं टेबल के फॉर्मेटिंग के और फिगर की फॉर्मेटिंग के, वो आपने इस पे अप्लाई करने हैं। हाउ टू फॉर्मेट टेबल इन APA 7 एंड हाउ टू फॉर्मेट फिगर इन APA 7, ये दोनों वीडियोस हमारे चैनल पे अवेलेबल है, आप वहां से देख सकते हैं। उसके बाद ideally mention only those demographic factors which are considered for data analysis in the results। ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात है और ये एक मैच्योर रिसर्चर जो है उसकी एक एक्सपीरियंस रिसर्चर जो है उसकी प्रोफेशनलिटी का इंडिकेटर है कि आप कोई भी इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन अपने मैन्युस्क्रिप्ट में, अपने थीसिस में ना लिखें। तो आप यहाँ पे डेमोग्राफिक वेरिएबल्स में भी कोई इररेलेवेंट या कोई ऐसा डेमोग्राफिक वेरिएबल जिसकी आपकी स्टडी से इतनी रेलेवेंस नहीं है और आपने उससे कोई डाटा कलेक्ट करके अपनी स्टडी में यूज नहीं करना, तो वो डाटा कलेक्ट ना करें। डेमोग्राफिक वेरिएबल पे जो रेलेवेंट है वो ही करें। डेमोग्राफिक फैक्टर्स इन द टेबल शुड बी मेंशन्ड इन द सीक्वेंस ऑफ हाइपोथेसिस which will be tested on the basis of these demographic factors and
in the sequence of the analysis in results। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि आपने ये डेमोग्राफिक वेरिएबल्स उस सीक्वेंस में प्रेजेंट करने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जब डेमोग्राफिक पे रिसर्च डेमोग्राफिक वेरिएबल पे आप एनालिसिस करेंगे तो सबसे पहले अगर आपका जेंडर का होगा तो जेंडर शुड बी टॉप ऑफ द लिस्ट, यहाँ पे जेंडर होना चाहिए। अगर दूसरा आपका आपके जो टेबल बनना है डेमोग्राफिक का कंपैरेटिव स्टैटिस्टिक्स का एज का, तो वो यहाँ पे एज होनी चाहिए। यानी जो आप यहाँ पे अपने डेमोग्राफिक वेरिएबल्स का सीक्वेंस देते हैं उसी सीक्वेंस से रिजल्ट्स में इसके टेबल्स बनाएं, एनालिसिस करें। इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर सैंपल, आपको सैंपल नेम पता होना चाहिए। एम्प्लॉइज ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडिंग ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे हमने यहाँ पे एक एग्जांपल दी है, सैंपल साइज n इज इक्वल टू 1200। एज रेंज, अच्छा आपको ये बताना था, ये n कैप्स में इटैलिक जो है टोटल सैंपल साइज को इंडिकेट करता है, और स्मॉल n इटैलिक में है जो वो सब ग्रुप्स को इंडिकेट करता है। एज रेंज, मीन स्टैंडर्ड डेविएशन, ये आपने रेंज लिखनी है 34 to 55 ईयर्स, उसका मीन लिखना है, आपने सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन लिखना है। जस्टिफिकेशन ऑफ द सैंपल, फ्रेंच रिकमेंडेशंस पे ये लिया गया। जस्टिफिकेशन ऑफ सैंपल साइज, अपने सैंपल साइज की जस्टिफिकेशन देनी है। लोकेशन सिटी नेम लिखना है। इंपॉर्टेंट सब ग्रुप्स लिखने हैं। सैम्पलिंग टेक्निक, इंक्लूजन क्राइटेरिया, एक्सक्लूजन क्राइटेरिया। तो ये 10 पॉइंट्स हैं, ये 10 टाइप्स की इंफॉर्मेशन है जो आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए बिफोर राइटिंग द सैंपल, बिफोर डिस्क्राइबिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ योर पार्टिसिपेंट्स। अब हम देखते हैं कि इनको कैसे डिस्क्राइब करते हैं प्रैक्टिकली। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हेडिंग है लेवल 2 की पार्टिसिपेंट। उसके बाद हम लिखते हैं सैंपल नेम, इन द प्रेजेंट स्टडी अ सैंपल ऑफ एम्प्लॉइज। आपने लिखा सैंपल का नेम, एज रेंज, मीन स्टैंडर्ड डेविएशन विद एज रेंज फ्रॉम 34 to 58 ईयर्स, मीन स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन इज इक्वल टू 46.52, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 11.49। एन, एम और एस डी जो हैं ये तीनों कैप्स में होंगे। उसके बाद वाज कलेक्टेड फ्रॉम सर्विसेज प्रोवाइडिंग ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ पाकिस्तान, ये आपने सैंपल साइज लिख दिया यहाँ पे थर्ड पे, एन इक्वल टू 1200, ये आपने एज रेंज दे दी। उसके बाद फिफ्थ पे जस्टिफिकेशन ऑफ सैंपल, फ्रेंच रिपोर्टेड दैट मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस वर द फोकस ऑफ द पास्ट रिसर्च, whereas services providing organizations are under the focus of the current researchers। Justification of the sample, then 6 पे justification of sample size, the sample size was considered adequate according to the recommendations of Singleton and Straits। Moreover, the sample size was also determined through G power। अगर आपने स्टैटिस्टिकली कंप्यूट किया है पावर एनालिसिस के थ्रू तो वो भी आप मेंशन करते हैं। लोकेशन एंड सिटी नेम, द सैंपल वाज कलेक्टेड फ्रॉम द प्रोविंस ऑफ द पंजाब एंड फेडरल कैपिटल इस्लामाबाद। उसके बाद ये सब ग्रुप्स की आप इंफॉर्मेशन देते हैं कि ये इसमें सब सुपरवाइजर इतने थे, सबऑर्डिनेट इतने थे, कि मैंने बताया एन कैप्स में जो इटैलिक जो है टोटल सैंपल को, और स्मॉल एन जो है इटैलिक वो सब ग्रुप्स को इंडिकेट करता है। तो उसके बाद ये आपने सैंपल की कंप्लीट कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे लिखते हैं, उसके सब ग्रुप जो थे उसमें। उसके बाद यहाँ पे आप मेंशन करते हैं 9 पे सैम्पलिंग टेक्निक, डाटा वर कलेक्टेड यूजिंग पर्पसिव सैम्पलिंग टेक्निक। इंक्लूजन क्राइटेरिया आप 10 पे देते हैं, during the selection of the sample from the supervisors current managerial position, full-time managerial job experience of at least 6 months and supervision of 3 employees was ensured as inclusion criteria। Similarly, it was ensured every subordinate rating every subordinate rating his or her supervisor has worked under his or her supervision for a period of 6 months। तो आपने ये स्पेसिफिक अपना इंक्लूजन क्राइटेरिया मेंशन किया। इसी तरह आपने एक्सक्लूजन क्राइटेरिया मेंशन कर दिया कि आपने 3 मंथ्स जिनका 3 मंथ्स एक्सपीरियंस जो था वो नहीं था, उनको आपने इंक्लूड नहीं किया। सुपरवाइजरी एक्सपीरियंस जो था 6 मंथ नहीं था, उनको नहीं इंक्लूड किया, क्योंकि अशफत जो था
उसने रिकमेंड किया है कि जॉब के लिए आपको 4 से 6 मंथ एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग और सोशलाइजेशन के लिए। तो ये आपने अपना एक्सक्लूजन क्राइटेरिया लिख दिया। तो इस तरह आपने ये सारी इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट कर दिया। अब हम देखते हैं इसमें 4 जो पॉइंट्स हैं उस पर आपको नोट करना चाहिए कि वो इटैलिक में है। एन, मीन फॉर एम, एस टी फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन और स्मॉल है ये। अब हम देखते हैं कि ये रेंज आप सैंपल की कहाँ से लेंगे और मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन कहाँ से लेंगे, एज रेंज और मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन। उसके लिए आप एनालाइज पे जाएंगे, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और डिस्क्रिप्टिव पे, एनालाइज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, डिस्क्रिप्टिव पे क्लिक करेंगे तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। ये आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्टिव्स। इस पे वेरिएबल के ऑप्शंस में आपने ये एज जो है यहाँ पे एज एंटर कर देनी है और जस्ट ओके कर देना है। जैसे ही आप ओके करेंगे ये आपके पास मिनिमम मैक्सिमम रेंज भी आ गई एज की और मीन स्टैंडर्ड डेविएशन भी, जिसको आपने ऐसे रिपोर्ट किया था। ये मिनिमम 34, एज रेंज फ्रॉम 34 to 55 ईयर्स, एम मीन इज इक्वल टू 46.52, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 11.47। ये आप सब कंप्यूट कर लें SPSS में, उसके आउटपुट जस्ट आपने पॉइंट एंड क्लिक पे इसको कंप्यूट कर सकते हैं। ये वो इम्पोर्टेंट एक चेकलिस्ट है कि कौन सी इंफॉर्मेशन हमारे पास सैंपल में होनी चाहिए, जिसमें आप लेवल हेडिंग लेवल 2 देख सकते हैं, सैंपल नेम, सैंपल साइज, एज रेंज, जस्टिफिकेशन ऑफ सैंपल, जस्टिफिकेशन ऑफ सैंपल साइज, लोकेशन एंड सिटी, इंपॉर्टेंट सब ग्रुप्स, सैंपलिंग टेक्निक, इंक्लूजन क्राइटेरिया, एक्सक्लूजन क्राइटेरिया, टेबल 1, सैंपलिंग फ्लो चार्ट अगर उसकी ज़रूरत हो। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है आप खुद क्रॉस चेक कर सकते हैं कि आपको ज़रूरत थी वो अवेलेबल है या नहीं। Sample comprises of tables and figures flowchart in APS 7. Watch these 2 videos at least for the perfect formatting of sample in APS 7. ये first 2 जो videos हैं, how to format table in APS 7 and how to format figure in APS 7. ये 2 videos आप ज़रूर देखें। एडिशनली अगर आप ये देखना चाहें कि ये फ्लो चार्ट बनाते, इससे तो आपको पता चल जाएगा टेबल को फॉर्मेट कैसे करते हैं और फिगर को, यानी कि टेबल को कैसे फॉर्मेट करते हैं, इसे एक फर्स्ट वीडियो से पता चलेगा और सेकंड से ये फिगर जो है यानी फ्लो चार्ट उसको कैसे फॉर्मेट करते हैं, PA के मुताबिक उसकी फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं ये पता चल जाएगा। लेकिन जो ये लास्ट की वीडियो है अगर आप इसको देखते हैं तो ये इसमें प्रॉपर फ्लो चार्ट जो सैंपल फ्लो चार्ट है उसको बनाते कैसे हैं वो भी सिखाया गया है। लेकिन आप फर्स्ट 2 ज़रूर देखें ताकि आपके जो सैंपल है उसकी फॉर्मेटिंग जो है वो एररलेस हो। उम्मीद है आपको इससे फ़ायदा होगा। अपने सैंपल को डिस्क्राइब करने में अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।